ए पेशेंट विथ सीओपीडी डेवलप्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विच आर्टेरियल ब्लड गैस फाइंडिंग सपोर्ट दिस कंडीशन। मतलब एक पेशेंट जो है उसको सीओपीडी हुआ है, ठीक है, और उसके साथ उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है, तो निम्न में से कौन सी आर्टेरियल गैस जो होती है फाइंडिंग, ठीक है, वो इस कंडीशन को सपोर्ट करती है। आपका ऑप्शन ए है पीएच 7.48 PaCO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो 30 mm ऑफ Hg है। ऑप्शन बी है पीएच 7.30, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 55 mm ऑफ Hg है। पीएच 7.45, PaCO2 40 mm ऑफ Hg है। और पीएच 7.28, PaCO2 25 mm ऑफ Hg है। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो बी रहेगा, ऑप्शन बी पीएच 7.30, जबकि PaCO2 जो होता है वो 55 mm ऑफ Hg होता है। एक्चुअली सीओपीडी जो होता है उसका पूरा नाम है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कंडीशन, जिसमें क्या होता है कि एयरवे जो होता है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अवरोध हो जाता है। जब एयरवे के अंदर अवरोध हो जाएगा तो उसके कारण से वेंटिलेशन जो होता है मतलब गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो कम हो जाता है। जिससे गैसों का आदान प्रदान कम होगा, CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसका एक्सपेलेशन मतलब CO2 बाहर नहीं निकल पाएगी। जब CO2 बाहर नहीं निकलेगी मतलब सिंपल है कि ब्लड के अंदर CO2 का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। जब ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ेगा तो वो CO2 क्या करेगी, ब्लड के पीएच को कम कर देगी, मतलब उसको एसिडिक बना देगी। तो पीएच जो होता है वो तो कम हो जाएगा, ब्लड एसिडिक हो जाएगा, एसिडोसिस होगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। सामान्य कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है वो 40 mm ऑफ Hg होता है, उससे क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होता है जो कि पीएच 7.30 और Pa2CO2 जो होता है 55 mm ऑफ Hg, ये इस प्रश्न का हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा कि ब्लड के अंदर पीएच तो कम होगा जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और उसके कारण से क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। तो ये था आपका पहला प्रश्न जो है वो। बढ़ते दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, ए पेशेंट विथ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस प्रेजेंट विथ ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बिलिकस, व्हाट इज दिस साइन कॉल्ड। मतलब एक पेशेंट है उसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हुआ है, मतलब पैंक्रियास के अंदर इंफ्लामेशन हो चुका है, ठीक है, और उसको अम्बिलिकस जो है मतलब नाभि वाला एरिया जो होता है उसके चारों तरफ ब्लू कलर का डिस्कलरेशन हो गया, मतलब स्किन जो है ब्लू कलर की हो गई है। तो ये जो ब्लू कलर का होना वो कौन सा साइन कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए कूलिंग साइन, बी है ग्रे टर्नर साइन, सी होता है चॉपस्टिक साइन, और डी होता है ट्रेजर साइन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा वो होगा ए कूलिंग साइन होता है। कूलिंग साइन का मतलब क्या होता है कि अम्बिलिकस जो है उसके आसपास का एरिया जो होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है, और ब्लू कलर का होने का कारण जो होता है वो होता है इंटरनल हेमरेज, मतलब अंदर कोई हेमरेज हो गया है। खास करके एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर क्या होता है, पैंक्रियास में इंफ्लामेशन और उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, और उसके कारण से हेमरेज हो जाता है। और हेमरेज के कारण से अम्बिलिकस के पास वाला एरिया जो होता है जहां पर पैंक्रियास स्थित होती है उस एरिया के अंदर क्या होता है, ब्लू कलर का हो जाता है, और ये इंडिकेट करता है इंटरनल हेमरेज या एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को, और उसी को हम कहते हैं कूलिंग साइन कहते हैं। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न जो था वो आज का। बढ़ते तीसरे प्रश्न की तरफ फटाफट में चलूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इंडिकेट कार्डिक टेम्पोनेट इन ए पोस्ट कार्डिक सर्जरी पेशेंट, ठीक है, मतलब निम्न में से कौन सा कार्डिक इंडिकेट जो होता है, फाइंडिंग जो होती है, ठीक है, जो इंडिकेट करती है कि पेशेंट को क्या हुआ है, कार्डिक सर्जरी के बाद कार्डिक टेम्पोनेट हो गया है। ठीक, कार्डिक टेम्पोनेट का मतलब यहाँ पर होता है कि हार्ट जो होता है उसके चारों तरफ पेरिकार्डियल कैविटी होती है, उसके अंदर फ्लूइड होता है। यदि ये फ्लूइड बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में जमा हो जाता है और हार्ट को कंप्रेस करने लगता है तो उसको ही कहते हैं हम कार्डिक टेम्पोनेट कहते हैं। आपके ऑप्शन जो है ए है वो है बाउंडिंग पल्स, पल्स का बाउंडिंग होना, बी होता है इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट का बढ़ जाना, सी होता है मफला हार्ट साउंड, हार्ट साउंड जो होता है उसका बहुत ही कम हो जाना, डी होता है एलिवेटेड पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर जो है उसका क्या होना, बढ़ जाना। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो होगा वो सी हो जाएगा, मफला हार्ट साउंड हो जाता है। एक्चुअली कार्डिक टेम्पोनेट के अंदर क्या होता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसके कारण से हार्ट कंप्रेस होते हैं। जैसे हार्ट कंप्रेस होगी, ठीक है, उसके कारण से हार्ट जो है, ठीक है, उसके वाल्व के ऊपर प्रेशर गिरता है, और वाल्व के ऊपर प्रेशर गिरने के कारण से वाल्व पूरी तरह से अच्छे से ओपन और क्लोज नहीं हो पाते, जिसके कारण से हार्ट साउंड होता है कम हो जाता है। साथ ही साथ कार्डिक आउटपुट जो होता है वो भी कम हो जाता है, हार्ट रेट जो होती है वो भी कम हो जाती है।
हार्ट साउंड कम होते हैं, कार्डिक आउटपुट कम होने के कारण से ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, और ब्लड प्रेशर कम होने के साथ ही साथ क्या होता है कि हार्ट जो होता है वो ब्लड रिसीव कम कर पाएगा, जो हार्ट जो होता है वो ब्लड को रिसीव कम कर पाएगा, तो उसके कारण से नेक की जो वेन होती है जुगुलर वेन, उसके अंदर क्या होगा, डिस्टेंशन हो जाएगा, जुगुलर वेन जो होती है वो फूल जाती है। तो ये जो साइन दिखाई देते हैं उसको कहते हैं बैक ट्रैक्ट कहा जाता है, बैक ट्रैक्ट साउंड साइन कहा जाता है, जिसमें एक तो हार्ट साउंड जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और नेक वेन जो होती है डिस्टेंडेड हो जाती है, और ये इंडिकेट करते हैं कार्डिक टेम्पोनेट जो होता है उसको इंडिकेट करते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ हम। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा, ड्यूरिंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए पेशेंट डेवलप चिल्स, बैक पेन एंड हीमोग्लोबिनोयूरिया, व्हाट इज द नर्स फर्स्ट एक्शन, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एक पेशेंट जो होता है उसको चिल्स आ रहे हैं, मतलब ठंड लग के बुखार आ रहा है या ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, उसको बैक पेन हो रहा है, पीठ के पीछे दर्द हो रहा है, और हीमोग्लोबिनोयूरिया, हीमोग्लोबिनोयूरिया का मतलब क्या होता है कि यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट मिल रहा है। तो फर्स्ट नर्स का एक्शन जो है वो क्या रहेगा, पहला ए है एडमिनिस्टर पैरासीटामोल, पैरासीटामोल देना, बी होता है स्टॉप ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, ट्रांसफ्यूजन जो इसको तुरंत ही स्टॉप करना, सी होता है नोटिफाई फिजिशियन आफ्टर ट्रांसफ्यूजन कंप्लीशन, ट्रांसफ्यूजन पूरा होने पर फिजिशियन को नोटिफाई करना, और डी होता है फ्लश आईवी लाइन विद सेम ब्लड, ठीक है, आईवी लाइन जो होती है उसको फ्लश करना। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा वो बी होगा, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, मेनली यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के कारण से हिमोलाइसिस हो गया, और हिमोलाइसिस होने के कारण से क्या हुआ, आरबीसी टूट जाती है, और आरबीसी टूटने पर हीमोग्लोबिन जो होता है यूरिन के द्वारा बाहर निकल रहा है, और उसके कारण से क्या होता है, मेनली एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन वाली कंडीशन जो है वो उत्पन्न हो जाती है, पेशेंट को चिल्स होते हैं, बैक पेन होने लगती है, तुरंत ही क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप किया जाता है ताकि फर्दर हिमोलाइसिस जो हो रहा है, ठीक है, आगे और ज्यादा हिमोलाइसिस जो उसको प्रिवेंट किया जा सके, और उसके बाद फिर आगे का ट्रीटमेंट चलेगा। हिमोलाइसिस के कारण से क्या होगा, मेनली हीमोग्लोबिनोयूरिया होगा, तो उससे रीनल फेलियर जो है वो भी हो सकता है। तो हिमोलाइसिस को और रीनल फेलियर जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसको तुरंत ही क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, मतलब रोक दिया जाता है। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, इन ए पेशेंट विद इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर आईसीपी विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मतलब एक पेशेंट है उसको इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने पर कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन जो होता है वो नहीं देना है, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ए है ऑप्शन एलिवेटेड हेड ऑफ बेड 30 डिग्री, बेड का हेड जो इसको 30 डिग्री से ऊपर उठाना, बी होता है सक्शन एयरवे फॉर 10 to 15 सेकंड, जो है उसको 10 से 15 सेकंड के लिए सक्शनिंग करना, सी होता है मेंटेन न्यूट्रल नेक पोजीशन, नेक पोजीशन जो है उसको न्यूट्रल रखना, डी होता है मॉनिटर ग्लासगो कोमा स्केयर। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा, सक्शन जो है, ठीक है, वो एयरवे जो है उसको नहीं किया जाता है, क्योंकि सक्शनिंग करने के कारण से इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है और ज्यादा बढ़ सकता है, इसी कारण से ये तीन काम तो करेंगे लेकिन सक्शनिंग जो है उस समय अवॉइड की जाती है। हाँ, यदि बहुत ज्यादा सिक्रेशन है तो आवश्यकता पड़ने पर ही सक्शनिंग की जाती है, अननेसेसरी सक्शनिंग जो है वो वहां पर नहीं की जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ए नर्स नोटिस ए ट्रेकोस्टोमी ट्यूब डिसलॉज्ड फ्रॉम ए न्यू स्टोमा लेस देन 48 आवर ओल्ड, व्हाट शुड शी डू फर्स्ट, ठीक है, मतलब एक नर्स जो है, ठीक है, जो कि एक पेशेंट की केयर कर रही है जिसको ट्रेकोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है, ठीक, और ये ट्रेकोस्टोमी ट्यूब जो है वो क्या है, एकदम न्यू है, पिछले 48 घंटों के अंदर लगी हुई है। ये ट्रेकोस्टोमी ट्यूब क्या होती है, डिसलॉज हो जाती है, मतलब वहां से हट जाती है। तो नर्स जो होती है वो सबसे पहले काम क्या करेगी, ऑप्शन है आपका री इंसर्ट द ओल्ड ट्यूब इमीडिएटली, पुरानी ट्यूब को तुरंत ही वापस डाल देगी। ऑप्शन बी है कवर द स्टोमा एंड कॉल फॉर हेल्प, ये जो स्टोमा मतलब जो छेद है उसको कवर करती है और सहायता के लिए पुकारती है। सी होता है ट्राई टू वेंटिलेट विद एम्बूबैग वाया माउथ एंड कॉल फॉर हेल्प, तुरंत ही क्या करती है, एम्बूबैग से वेंटिलेट करती है और उसके बाद मदद के लिए बुलाती है। या डी है वेट फॉर द फिजिशियन, इन बेड के आराम से इंतजार करेगी फिजिशियन के आने का। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। उसको क्या करना है,
एम्बूबैग से वेंटिलेट करना है और मदद के लिए पुकारना है, क्योंकि एयरवे जो होती है हमारी यहाँ पर सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ट्रेकोस्टोमी ट्यूब डिसलॉज होगी, पेशेंट जो है उसका एयरवे जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। एयरवे ब्लॉक होने के कारण से वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा और रेस्पिरेशन नहीं करने के कारण से उसकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। उससे प्रिवेंट करने के लिए एम्बूबैग से क्या करना है, एक तो पहले वेंटिलेट करना शुरू करना है और उसके बाद मदद के लिए उसको पुकारना है। जैसे मदद के लिए आ जाता है उसके बाद उसको क्या करना है, वापस नई ट्यूब जो है उसको क्या करना है, इंसर्ट कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली इन ए पेशेंट रिसीविंग लूप डायरेटिक, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, ठीक है, वो इम्बैलेंस हो जाता है ऐसा पेशेंट को जो क्या ले रहा है, लूप डायरेटिक ले रहा है। लूप डायरेटिक लेने वाले पेशेंट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है? आपका ऑप्शन है ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी है हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन सी है हाइपरनेट्रेमिया, ऑप्शन डी है हाइपरकैल्सीमिया। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो है वो बी हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया। एक्चुअली लूप डायरेटिक जो पेशेंट लेता है उनमें क्या होता है, पोटेशियम का लॉस होता है। पोटेशियम लॉस होने के कारण से यूरिन के द्वारा पोटेशियम बाहर निकल जाता है। जब यूरिन के द्वारा पोटेशियम बाहर निकलेगा तो ब्लड के अंदर पोटेशियम कम हो जाएगा, और ब्लड के अंदर पोटेशियम कम होना इसका मतलब है वो क्या कहलाता है, हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया जो है वो होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसी कारण से ऐसे पेशेंट को बनाना जो है वो खाने की सलाह दी जाती है। पढ़ते अगले क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इन ए बर्न पेशेंट यूरिन आउटपुट ड्रॉप टू 10 ml पर आवर, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन। मतलब एक पेशेंट है जो कि बर्न है, ठीक है, उसमें यूरिन आउटपुट जो होता है वो 1 घंटे में 10 ml जो होता है, ठीक है, उससे भी कम हो रहा है। तो नर्स जो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगी? यहाँ पर आपके ऑप्शन जो है ए चेक आईवी लाइन पेटेंसी, आईवी लाइन की पेटेंसी चेक करना, बी एनाल्जेसिक देना, सी नोटिफाई फिजिशियन, फिजिशियन को नोटिफाई करना, डी होता है इंक्रीज आईवी फ्लूइड रेट, आईवी फ्लूइड रेट जो इसको बढ़ाना। तो देखो पेशेंट क्या है यहाँ हमारा, यहाँ पर बर्न का पेशेंट है। बर्न पेशेंट के अंदर सीवियर हाइपोवोलेमिया हो जाता है, फ्लूइड की कमी हो जाती है। जब इसका यूरिन आउटपुट जो होता है वो कितना हो रहा है, 10 ml पर आवर हो रहा है। 24 घंटे में कितना होगा, लगभग 240 ml से कम होगा। 240 ml कम मतलब ये क्या हो गया, ओलिगोयूरिया हो गया। तो इस पेशेंट को ओलिगोयूरिया हो रहा है। ओलिगोयूरिया हो रहा है, इसका कारण क्या है, मेनली शरीर में पानी की कमी होगी, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया है। तो उस कंडीशन में नर्स का प्रायोरिटी एक्शन जो रहेगा वो फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाना, और फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए उसको क्या करेगा, आईवी फ्लूइड की रेट जो थी उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ डी आंसर जो होगा हमारा इंक्रीज आईवी फ्लूइड रेट, वो क्या होगा, सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो डी होगा, इंक्रीज आईवी फ्लूइड रेट। क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है हमारा आपके सामने, ए पोस्ट थायराइडक्टोमी पेशेंट सडनली डेवलप्ड स्ट्राइडर, मतलब एक पोस्ट थायराइडक्टोमी पेशेंट जो है उसको सडनली स्ट्राइडर डेवलप हो रहा है एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी हो रही है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, नर्स जो होती है वो सबसे पहला काम क्या करेगी? ऑप्शन आपका है वो है ए एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करेगी, बी प्रिपेयर फॉर ट्रैकोस्टोमी, ट्रैकोस्टोमी के लिए प्रिपेयर करेगी, सी रीएश्योर द पेशेंट, पेशेंट को रीएश्योर करेंगे हम, डी गिव आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा मेनली, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा बी, ठीक है, प्रिपेयर फॉर ट्रैकोस्टोमी। एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पर पेशेंट को पोस्ट थायराइडक्टोमी हुआ है। पोस्ट थायराइडक्टोमी के कारण से वहां पर क्या हो रहा है, लेरिंजियल एडिमा हो गया, और लेरिंजियल एडिमा के कारण से उसको क्या हो रहा है, स्ट्राइडर और ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रही है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मेनली कि ट्रैकोस्टोमी जो है मतलब ट्रेकिया के अंदर छेद बनाना पड़ेगा, और छेद बना के आर्टिफिशियल एयरवे जो है वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। तो ट्रैकोस्टोमी की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि लेरिंजियल एडिमा के कारण से एयरवे जो है वो ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा हमारे प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा बी, प्रिपेयर फॉर ट्रैकोस्टोमी। ट्रैकोस्टोमी के लिए हम पेशेंट को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने ये रहा। ए पेशेंट विथ एडिसन डिसीज इज एडमिटेड विथ सीवियर हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन एंड हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, विच आईवी फ्लूइड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियली, मतलब एक पेशेंट है उसको क्या हुआ है, एडिसन डिसीज हुई है, और ये कहां पर एडमिट है, वार्ड के अंदर एडमिट है। उसको क्या हो रहा है, सीवियर हाइपोटेंशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो गया है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, फ्लूइड की कमी हो गई है, और हाइपोनेट्रीमिया सोडियम कम हो गया है। तो निम्न में से कौन सा आईवी फ्लूइड जो होता है वो अप्रोप्रिएट रहेगा उसके लिए? ऑप्शन ए है 0.9% नॉर्मल सलाइन, बी है 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, सी होता है 0.45% नॉर्मल सलाइन, और डी है रिंगर लैक्टेट।
तो ये पेशेंट सीधा सीधा एड्रिनल ग्लैंड जो है उसकी हाइपोसफिशिएंसी, मतलब एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके सिक्रेशन कम होने के कारण से है। एडिशन डिसीज के अंदर एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन का स्रावण कम हो जाता है, और हार्मोन का स्रावण कम होने के कारण से मेनली क्या होगा, सोडियम और वाटर जो है उसका क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर जो इसकी कमी हो जाएगी, जिससे सोडियम वाटर की कमी होगी, पेशेंट चला जाएगा हाइपोटेंशन के अंदर और हाइपोनेट्रिया में। तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को 0.9% नॉर्मल सलाइन जो है वो दी जाती है, जो क्या करेगा, उसके अंदर जो सोडियम जो है उसकी जो कमी हो गई है उसको, वाटर जो है उसकी कमी होगी उसको क्या करेगा, रिस्टोर करेगा, मतलब उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया जाएगा ताकि ऑस्मोलैरिटी जो है उसकी क्या कर पाए, नॉर्मल कर पाए उसके लिए। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.9% नॉर्मल सलाइन जो होती है वो इस पेशेंट को दी जाएगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, इन ए पेशेंट विथ SIADH विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड, मतलब एक पेशेंट है उसको SIADH हुआ है, पूरा बता देता हूं मैं, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो रही है। तो कौन सी फाइंडिंग जो है वो संभावित है, ऑप्शन ए है सीरम सोडियम 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सीरम ऑस्मोलैरिटी 310 मिली ऑस्मोलर पर केजी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.030, हिमेटोक्रिट 50%। तो प्रश्न देखो यहाँ पर क्या है हमारा, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो यहाँ एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है उसका सिक्रेशन क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। जब एंटी डायरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो वाटर का रिटेंशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब वाटर का रिटेंशन बढ़ेगा तो उसके कारण से क्या होगा कि यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, और साथ ही साथ सीरम सोडियम का लेवल जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर का लेवल बढ़ा है, और उसके कारण से ऑस्मोलैरिटी जो होती है मेनली वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो सीरम सोडियम का लेवल क्या होगा, कम होगा। जैसे ही सीरम सोडियम का लेवल कम होगा, यूरिन कॉन्सेंट्रेट होगी, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो अपने आप क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा इस प्रश्न का उत्तर जो है वो सी होगा। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो क्या होगी, 1.030 होगी। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी। बाकी सीरम सोडियम लेवल तो क्या होगा, 150 बताया हुआ है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें तो क्या होगा, उल्टा और कम होता है। सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है वो भी यहाँ पर दी गई है, ठीक है, हिमेटोक्रिट 50% है। तो मेन जो चेंजेस आता है वो क्या आएगा, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो क्या होगा, सीधी सीधी चेंज हो जाएगी। यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, गाढ़ा यूरिन होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, ए पेशेंट विथ COPD इज ऑन ऑक्सीजन थेरेपी 4 लीटर पर मिनट वाया नेजल कैन्युला, ही बिकम ड्राउजी एंड कंफ्यूज्ड, द नर्स शुड, मतलब एक पेशेंट है जिसको COPD हुआ है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कंडीशन है, उसको ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है। ऑक्सीजन थेरेपी जो दी जा रही है नेजल कैन्युला से दी जा रही है, और ये 4 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से दी जा रही है। ठीक है, अब पेशेंट जो है वो कैसा हो रहा है, ड्राउजी हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो नर्स जो है वो क्या कर सकती है, तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका इंक्रीज ऑक्सीजन फ्लो रेट 6 लीटर पर मिनट, बी है डिक्रीज ऑक्सीजन फ्लो रेट 1 to 2 लीटर पर मिनट, सी है टर्न ऑफ ऑक्सीजन इमीडिएटली, और ऑप्शन डी होता है पोजीशन पेशेंट सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को रखना। तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा हमारा आंसर होगा वो होगा बी, ऑक्सीजन फ्लो रेट जो है उसको क्या करेंगे, हम कम करेंगे, 1 से 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से करेंगे। एक्चुअली COPD का पेशेंट जो है उसको 4 लीटर दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर सीधा क्या हो रहा है, मेनली ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, हाइपोक्सिक ड्राइव जो होती है वो कम हो जाएगी, और हाइपोक्सिक ड्राइव कम होने के कारण से वेंटिलेशन जो होता है वो कम होगा। वेंटिलेशन जैसे ही कम होगा, CO2 जो होगा उसका क्या होगा, रिटेंशन होगा, और ये CO2 बढ़ने के कारण से एसिडोसिस, और एसिडोसिस के कारण से मेनली क्या हो रहा है, यहाँ पर पेशेंट को ड्राउजीनेस और कंफ्यूजन हो रहा है। तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन का फ्लो रेट जो होता है उसको क्या किया जाएगा, यहाँ कम किया जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर ये रहा 13, आफ्टर थायरॉइडेक्टोमी द नर्स ऑब्जर्व मसल्स ट्विस्टिंग एंड टिंगलिंग अराउंड द माउथ, द मोस्ट प्रोबेबल कॉज इज, थायरॉइडेक्टोमी के बाद नर्स जो है वो पेशेंट के अंदर क्या ऑब्जर्व करती है कि उसके जो माउथ जो है, ठीक है, उसके चारों तरफ ट्विस्टिंग हो रही है, टिंगलिंग हो रही है। तो इसमें से मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या हो सकता है, आपका ऑप्शन ए है हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन बी है हाइपोकैल्सीमिया ड्यू टू पैराथायरॉइड इंजुरी, ऑप्शन सी है हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन डी होता है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो होगा वो बी होगा,
हाइपोकैल्सीमिया ड्यू टू पैराथायराइड इंजुरी। एक्चुअली थायराइडेक्टमी जब की जाती है, थायराइड ग्लैंड को रिमूव किया जाता है, हटा दिया जाता है, तो थायराइड ग्लैंड के साथ साथ पैराथायराइड ग्लैंड भी हट जाती है। तो पैराथायराइड ग्लैंड हट जाएगी तो उसके कारण से पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो कम होगा। पैराथायराइड हार्मोन जैसे ही कम होगा, कैल्शियम का लेवल भी क्या होता है, ब्लड के अंदर कम होता है, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। जब कैल्शियम का लेवल यदि ब्लड के अंदर कम होगा तो कैल्शियम की कमी के कारण से टिटेनी वाली कंडीशन उत्पन्न होगी, और टिटेनी के कारण से मसल्स में स्पाज्म होगा, उसको टिंगलिंग सेंसेशन आएंगे, मतलब उसके माउथ की मसल्स में क्या होगा, ट्विस्टिंग और टिंगलिंग होगी। तो इसका जो ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो रहेगा आंसर बी, हाइपोकैल्सीमिया ड्यू टू पैराथायराइड इंजुरी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। इन मिस्तानिया ग्रेविस द टेंसिलोन टेस्ट टेम्परली इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ, व्हाट डज दिस इंडिकेट। मतलब एक मिस्तानिया ग्रेविस है, उसके अंदर टेंसिलोन टेस्ट किया जा रहा है जो कि टेम्परली क्या करता है, मसल्स की स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर रहा है। तो ये चीज किसको इंडिकेट करती है? ऑप्शन ए है मिस्थेनिक क्राइसिस को, बी होता है कोलिनर्जिक क्राइसिस को, सी होता है ड्रग टॉक्सिसिटी को, डी होता है इरिवर्सिबल पैरालिसिस को। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न जो है इसका सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, माइस्थेनिक क्राइसिस को। ठीक है, माइस्थेनिक क्राइसिस एक्चुअली टेंसिलोन टेस्ट जो किया जाता है उसमें क्या दिया जाता है, एंड्रोफोनियम दिया जाता है, टेंसिलोन दिया जाता है। टेंसिलोन जो होता है वो मेनली क्या करता है, एसीएच जो होता है, एसिटाइल कोलिन जो होता है, ठीक है, उसके लेवल को टेम्परली बढ़ा देता है, और उसके लेवल को टेम्परली बढ़ाने के कारण से मेनली क्या होता है, मसल्स जो होती है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, टेम्परली इंप्रूव हो जाती है। ये इंडिकेट किसको करता है, मिस्थेनिक क्राइसिस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो मिस्थेनिया ग्रेविस जो होता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो उसकी एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो होते हैं वो या तो किसी कारण से ब्लॉक हो जाता है, या एसिटाइल कोलिन जो होता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर वो खराब हो जाता है, और उसके कारण से मसल्स के अंदर वीकनेस होती है। तो उसमें मेनली टेंसिलोन टेस्ट किया जाता है, जिसमें टेंसिलोन जो होता है वो दिया जाता है, जो कि क्या करता है, मसल स्ट्रेंथ जो इसको इंप्रूव कर देता है। टेंसिलोन अगर मसल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये एसिटाइल कोलिन जो होता है, ठीक है, उसके लेवल को टेम्परली क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि मिस्थानिया क्राइसिस के अंदर पेशेंट जा चुका है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। ड्यूरिंग सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्शन the nurse suddenly developed dyspnea, chest pain and absent breath sound on right side। ठीक है, what is the most likely cause। मतलब सेंट्रल विनस कैथेटर इंसर्ट किया हुआ है, पेशेंट को अचानक से डिस्निया होता है, सांस लेने में परेशानी आती है, चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो रहा है, और ब्रीथ साउंड एब्सेंट हो रहा है, ठीक है, वो भी राइट साइड के अंदर मेनली। तो मोस्टली कौन सा कॉज जो है वो हो सकता है, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म हो रहा है, बी है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन है, सी होता है न्यूमोथोरैक्स, डी होता है कार्डिक टेम्पोनेट। तो इसका सही उत्तर हमारा जो होगा वो हो जाएगा सी, न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। मेनली क्या हो रहा है, सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्ट किया जा रहा है, जो कि जुगुलर वेन के अंदर किया जाता है, ठीक है, इसके द्वारा सीधा टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है। ये जब निडल इंसर्ट की जा रही है, ये मेनली राइट साइड में इंसर्ट की जाती है, तो एक्सीडेंटली ये क्या कर सकता है, लंग्स जो है उसकी प्लूरा को डैमेज कर सकता है, और लंग्स की प्लूरा जैसे डैमेज होगी, उसमें छेद होगा, वहां से एयर जो है वो प्लूरल कैविटी के अंदर चली जाएगी, जिससे प्लूरल कैविटी के अंदर एयर आएगी उसको होगा न्यूमोथोरैक्स, जिससे उसको न्यूमोथोरैक्स होगा उसको क्या होगा, ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी होगी, चेस्ट पेन होगा, और साथ ही साथ न्यूमोथोरैक्स यदि है तो ब्रीथ साउंड जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, मेनली एब्सेंट, मतलब अस्कल्टेशन के ऊपर ब्रीथ साउंड जो है वो सुनाई नहीं देंगे। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो है वो हो जाएगा सी, न्यूमोथोरैक्स। क्यों होता है, सेंट्रल वीनस कैथेटर के टाइम एक्सीडेंटली क्या हो सकता है, प्लूरल डैमेज हो सकता है, उसके कारण से उसको न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। प्रश्न नंबर 16। A patient receiving total parental nutrition (TPN) suddenly develop fever, chills and hypotension. What should the nurse do first? एक पेशेंट है जो कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पर है, टीपीएन पर आईवी फ्लूइड दिया जा रहा है, आईवी न्यूट्रिशन के ऊपर है, उसको अचानक से फीवर आता है, ठंड लग के बुखार चढ़ता है, और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। तो सबसे पहला काम नर्स क्या करती है, ए स्टॉप द टीपीएन इन्फ्यूजन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को स्टॉप कर देगी, बी सेंड ब्लड कल्चर के लिए सेंड करेगी, सी एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक देगी, डी नोटिफाई फिजिशियन को नोटिफाई करेगी। यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्टॉप टीपीएन इन्फ्यूजन। ठीक है,
फीवर, चिल्स और हाइपोटेंशन इंडिकेट करते हैं पेशेंट जो है उसको सेप्सिस हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी जो रहेगी वो रहेगी इन्फेक्शन जो है उसको रोकना, कंटामिनेशन जो है उसको रोकना, क्योंकि टीपीएन जो है वो क्या कंटामिनेटेड है, ये अगर दिया गया तो इन्फेक्शन और ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, टीपीएन जो होता है टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, उसको क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर जो है वो रहेगा ए, स्टॉप टीपीएन इन्फ्यूजन। प्रश्न नंबर 17वां, the ECG strip show wide QRS complex with no P wave and rate 160 per minute. The patient is pulseless. What is the immediate nursing action? ठीक है, ऑप्शन मतलब एक ECG स्ट्रिप जो है वो क्या शो कर रही है, QRS कॉम्प्लेक्स जो है वाइड हो चुका है, P वेव जो उसकी एब्सेंट है और रेट 160 बीट पर मिनट है। तो नर्स जो है और पेशेंट पल्सलेस है, पल्स फील नहीं हो रही है। तो व्हाट इज द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन, इमीडिएट नर्सिंग एक्शन जो है वो क्या रहेगा? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, एम्यूडोरन आईवी देना पड़ेगा, बी, स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली, सीपीआर स्टार्ट करना, सी, एडमिनिस्टर लिडोकेन, लिडोकेन जो है वो स्टार्ट करना, और डी, परफॉर्म डिफिब्रिलेशन। यहाँ पर ईसीजी स्ट्रिप जो शो कर रही है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड है और पी वेव एब्सेंट है और रेट जब 160 पर मिनट हो रही है, ये सीधा सीधा इंडिकेट करती है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वो बाद में और जाके चला जाएगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बाद पेशेंट जाएगा, वो जाएगा कार्डिक अरेस्ट के अंदर, और कार्डिक अरेस्ट के बाद वो जाएगा पेशेंट राम नाम सत्य के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर सीधा जो रहेगा हमारा, ठीक है, वो क्या करना पड़ेगा, इसका जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो है, ठीक है, रिदम जो डिस्टर्ब हो गया उसको क्या करना, रीस्टैब्लिश करना, वापस पुनः लाना। तो उसके लिए मेनली क्या करना पड़ेगा, डिफिब्रिलेशन। तो यहाँ इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा डी, परफॉर्म डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन किया जाएगा और उसके बाद उसको क्या दिया जाएगा, सीपीआर जो है वो दिया जाता है। तो डिफिब्रिलेशन और फॉलोड बाय सीपीआर, सीपीआर जो है वो दिया जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ए नर्स केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद डीकेए नोटिस दैट कुस्मल रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट। व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल पर्पस ऑफ दिस ब्रीथिंग पैटर्न? ठीक है, एक नर्स जो है वो पेशेंट की केयर कर रही है जिसको क्या है, डीके, डीके का मतलब होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। ठीक, और ये क्या कर रहा है, कुस्मल रेस्पिरेशन जो है वो करवा रहा है, पेशेंट कर रहा है, कुस्मल रेस्पिरेशन कर रहा है। ठीक है, तो मेनली में क्या फिजियोलॉजिकल पर्पस होगा इस प्रकार के ब्रीथिंग पैटर्न का? ऑप्शन ए है रिटेन CO2 टू मेंटेन पीएच, ऑप्शन बी होता है एलिमिनेट CO2 टू रिड्यूस एसिडोसिस, ऑप्शन सी है इंक्रीज ऑक्सीजनेशन, डी होता है स्टिमुलेट ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सही प्रश्न उत्तर हो जाएगा, ठीक है, वो बी हो जाएगा, एलिमिनेट CO2 टू रिड्यूस एसिडोसिस। ठीक है, कुस्मल रेस्पिरेशन जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, पेशेंट रैपिडली क्या करता है, सांस जो होता है वो क्या करता है, बाहर छोड़ता है, लेता है, बाहर छोड़ता है। ठीक है, मुंह से सांस लेता है और लिप्स के द्वारा सांस जो होता है वो छोड़ता है। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होगा, मेनली वेंटिलेशन प्रमोट होगा। जब वेंटिलेशन प्रमोट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बाहर निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो उसके कारण से एसिडोसिस जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो कुस्मल रेस्पिरेशन जो डीके पेशेंट को दिया जा रहा है, जिसको क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो इसको करेक्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए उसको एडवाइस की जा रही है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो हो रहा है उसको करेक्ट करने के लिए किया जाता है। बढ़ते प्रश्न की तरफ, अगला हमारा 19वां प्रश्न, इन ए पेशेंट विद एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन विच एंजाइम इंक्रीज फर्स्ट। मतलब एक पेशेंट है जिसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हुआ है, निम्न में से कौन सा एंजाइम जो होता है वो सबसे पहले बढ़ेगा? ऑप्शन ए है आपका CKMB, ऑप्शन बी है LDH, ऑप्शन सी है ट्रोपोनिन फर्स्ट, ऑप्शन डी है मायोग्लोबिन। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मायोग्लोबिन। एक्चुअली नॉर्मली देखा जाए तो ट्रोपोनिन इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेन जो स्पेसिफिक होता है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के अंदर वो ट्रोपोनिन फर्स्ट होता है, लेकिन नॉर्मल यदि एंजाइम की अगर बात आती है कि कौन सा एंजाइम फर्स्ट बढ़ेगा तो मायोग्लोबिन जो होता है वो फर्स्ट रिलीज होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कुछ ही घंटों के अंदर मायोग्लोबिन जो होता है वो रिलीज होता है, उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। लेकिन मायोग्लोबिन जो होता है वो मसल्स डैमेज होती है तब भी क्या होता है, लेवल बढ़ता है। तो मायोग्लोबिन इंक्रीज लेवल जो होता है वो जरूरी नहीं है कि 100% एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करे। यदि बायोमार्कर का पूछा जाता है, ठीक है, या गोल्डन साइन पूछा जाता है, या स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड जो लिया गया है वो ट्रोपोनिन फर्स्ट जो होता है
वो होता है कि एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन के अंदर ट्रोपोनिन फर्स्ट जो होता है वो इंक्रीज होता है। बाकी नॉर्मल एंजाइम जो इंक्रीज होते हैं तो वो होता है मायोग्लोबिन जो होता है वही फर्स्ट जो है वो इंक्रीज होता है। स्पेसिफिक पूछा जाता है मायोकार्डियल इंफेक्शन के लिए तो उसमें इसका आंसर जो होगा वो ट्रोपोनिन फर्स्ट जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आखिरी क्वेश्चन। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनिटोल टू ए पेशेंट विद सेरिब्रल एडिमा विच फाइंडिंग इंडिकेट इफेक्टिव थेरेपी। मतलब मैनिटोल दिया जा रहा है एक पेशेंट को जिसको क्या है, सेरिब्रल एडिमा है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी फाइंडिंग जो होती है वो ये इंडिकेट करती है कि जो मैनिटोल थेरेपी जो है वो क्या है, इफेक्टिव है, पेशेंट के लिए प्रभावशाली है। ऑप्शन ए होता है इंक्रीज यूरिन आउटपुट, मतलब उस पेशेंट का यूरिन आउटपुट जो होता है वो बढ़ गया है। ऑप्शन बी है डिक्रीज सीरम सोडियम, उस पेशेंट का सीरम सोडियम लेवल जो होता है ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो गया है। ऑप्शन सी है डिक्रीज ब्लड प्रेशर, पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया है। ऑप्शन डी है इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रीनियल प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो गया है। तो यहां पर इसका सही उत्तर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ए इंक्रीज यूरिन आउटपुट। एक्चुअली मैनिटोल जो होता है वो क्या होता है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक होता है। ये मैनिटोल जो होता है वो क्या करता है, ब्लड की ऑस्मोलरिटी को बढ़ा देता है। जिससे ब्लड की ऑस्मोलरिटी होगी, फ्लूइड जो होता है वो मेनली ब्रेन जो है वहां से ड्रेन होकर किसमें आ जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा, वेसल्स के अंदर आ जाएगा। तो वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लूइड जो है वो आ जाता है तो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड जो होता है उसका लेवल बढ़ेगा। और जिससे इंट्रावास्कुलर फ्लूइड का लेवल यदि बढ़ता है तो फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और यही फ्लूइड जो होता है वो यूरिन के द्वारा क्या होगा, बाहर निकलेगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यूरिनरी आउटपुट यदि मैनिटोल देने पर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैनिटोल जो होता है वो क्या कर रहा है, एडिमा जहां पर भी हो रहा है, मतलब वेसल्स के बाहर जो फ्लूइड हो रहा है उस वेसल्स के बाहर के फ्लूइड को ले खींच के किस में ला रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर ला रहा है, ब्लड के अंदर ला रहा है। और यही फ्लूइड जो होता है वो ब्लड के माध्यम से यूरिन के द्वारा क्या हो रहा है, बाहर निकलता है। और उसी कारण से यूरिनरी आउटपुट जो होता है वो होता है हमारा यहाँ पर क्या, इंक्रीज, बढ़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारा ए, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट। तो ये थे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ में उत्तर के साथ में जो आपको मदद करेंगे आपका जो नर्सिंग एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम, खास करके नॉट सेट एग्जाम जो है उसके अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, ठीक है। इसी तरह का वीडियो जो है वो देखना चाहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न जो आप चाहते हैं तो कमेंट कर देना, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब के आधार पर मैं इसका अगला पार्ट जो है वो मैं लेके आऊंगा। मेरे सिस्टम के अंदर कुछ टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू के कारण से मैं वीडियो जो है वो बना के पोस्ट कर रहा हूँ, लाइव नहीं ले पा रहा हूँ। जिससे टेक्निकल इशू सॉल्व हो जाएगा, हम बकायदा लाइव आएंगे और लाइव आके प्रश्न जो इसको सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ आपके जो भी डाउट होते हैं उसको हम दूर करेंगे, ठीक है। तो लाइव जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने लाइव जुड़ते हैं उसकी संख्या के आधार पर मैं लाइव क्लास जो है वो शुरू करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच सभी को।